तो इनफैक्ट अब्दुल मजीद साजिद के साथ मैं हूं आमना ताहिर। और नाज़रीन, हमें प्रोग्राम के अंदर जो आज वक्त दे रहे हैं वो हैं साकिब बशीर साहब, तज्ज़ियाकार हैं। साकिब साहब, आपको प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहेंगे। सर, आज मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी अपील के ऊपर समाअत हुई है, क्या सूरत हाल रही है आज अदालत में? जी, मखसूस नशिस्तों के केस की अहम समाअत आज हुई है, जो लाइव स्ट्रीमिंग भी जिसकी जो हुई है। ये 25 अक्टूबर को जब जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट का आखिरी दिन था, तब से अब तक जो है वो पहली दफा ये लाइव स्ट्रीम हुआ है ये केस। और अब ये जितनी भी समातें होंगी सारी जो है वो लाइव स्ट्रीम ही होंगी। अच्छा। बाकी जो केस के जो मेरिट्स हैं उन पर उनके हवाले से अगर बात की जाए तो क्योंकि जो अक्सरियती जजेस जिन्होंने जो 8 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया था वो इस बेंच में, उनमें से सिर्फ 2 जजेस इस वक्त शामिल हैं, बाकी जजेस इसमें शामिल ही नहीं है। 5 जजेस को तो बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। छठे जस्टिस आयशा मलिक जो है वो उन्होंने रिव्यू पहले स्टेज पर ही डिसमिस कर दिया था, और अब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जो है वो हसन अजहर रिजवी, वो 2 जजेस जो है वो इस बेंच का हिस्सा हैं। बाकी जो मोस्टली जजेस हैं, 6 जजेस नए इस बेंच में आए थे। और ये पहले दिन से ही ये बात हो रही थी कि जब नए जजेस आए हैं जिन्होंने ये केस भी नहीं सुना, और इससे कबल कोई ऐसी बड़ी, क्योंकि जब मखसूस नशिस्तों का केस 12 जुलाई फैसला आया था तो उससे पहले बड़ी तवील समातें होती थी, तवील आर्गूमेंट्स थे, सवालात थे, ऑब्जर्वेशन थी, रिमार्क्स थे, और उसके बाद वो फैसला आया था। तो अब जो जजेस हैं उन्होंने केस सुना ही नहीं है। अच्छा। इसलिए अगर आपने आज देखा हो ये जो आज की जो प्रोसीडिंग है उसमें बड़े इब्तदाई नोयत के सवालात आ रहे थे, जो बहुत ही मेरा ख्याल है जो जब केस था उस केस में भी ये उठाए गए थे, इन सवालात के जवाब भी जो है वो आए थे। और खास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों के केस में जो फैसला आया है उसमें देखे ना कि पीटीआई को नशिस्तें क्यों दी गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को क्यों नहीं दी गई, किस इख्तियार के तहत दी गई, जो आपके सामने है नहीं उसको आप क्या कोई रिलीफ दे सकते हैं। पीटीआई ने इसमें पार्टी बनने की दरखास्त की थी, उसको इंटरवीनर आपने किया, उसको एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया। ये वो सवालात हैं जो रिव्यू में जो है वो उठाए गए थे या ऑब्जेक्शन से जो उठाए गए थे। इन तमाम सवालात के जवाब अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जो 8 जजेस की जजमेंट है उस जजमेंट में किसी न किसी तरह हमें नजर आते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो अब जजेस इसमें है ही नहीं है बेंच में। तो इस वजह से ये एक अजीब सी सूरत हाल बज़ाहिर नजर आ रही है। लेकिन ये है कि एक चीज जो आज की समाअत के दौरान लगी है वो कुछ तेजी, कुछ जल्दी बज़ाहिर जो है वो लग रही है कि शायद जल्दी में, क्योंकि मखदूम अली खान बड़े सीनियर वकील हैं और बड़े तवील आर्गूमेंट्स उनके होते हैं, लेकिन आज उन्होंने बड़े जल्दी 1.5 घंटे में सारा खत्म भी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कहा कि हम रिटर्न में दे देंगे, पार्टी के वकील ने भी कहा। साकिब साहब, आप बताएं, मैंने आपका ट्वीट भी पढ़ा था, वो उन्होंने जो आज बड़ी जल्दी में अपना सारा कंक्लूड कर दिया। क्या लग रहा है आपको इस बात से कि वो बड़े तवील आर्गूमेंट्स देते थे और आज वो नहीं दे रहे थे? क्या लग रहा है? ऐसे ही हम कोई फैसला नहीं दे रहे, लेकिन क्या हम उस पर कमेंट कर सकते हैं? जी, कमेंट ही कर रहे हैं। उनकी जानिब से वो तवील आर्गूमेंट्स होते थे, नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी आर्गूमेंट्स की तरफ नहीं जा रहा, कह रहा है रिटर्न में दे देंगे। तो इससे ऐसे लगता है कि शायद उनको कुछ हो कि जल्दी मामला हो जाए, क्योंकि ये भी इतलात है कि कोई जज जो है बेंच से कोई हज पे भी जाना है उन्होंने, तो अगर वो हज पे चले जाते हैं तो फिर ये है कि बेंच ईद से पहले भी नहीं बैठ सकेगा, ईद के बाद भी फौरी तौर पर जो है नहीं बैठ सकेगा। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्योंकि रोजाना भी समाअत हो रही है, रोजाना समाअत अगर आप देखें तो आज हुई है, कल मंगल को भी होगी, आगे बुध और जुमरात को भी हो सकती है, मतलब 4 दिन तो ये समाअत हो सकती है। तो अगर ये 4 दिनों में कंक्लूड हो जाता है तो फिर तो ये अलग बात है, लेकिन नहीं होता तो फिर मेरे ख्याल में ईद के बाद तक ये मामला जो है वो जा सकता है। इब्तदाई जो पॉइंट था इस मामले में वो पहले भी जब वो डिस्कस हुआ था कि 13 जनवरी का जो फैसला था, 13 जनवरी को बल्ले का निशान जो है वो वापस लिया गया था पीटीआई से। तो उस फैसले के तनाजुर में आज जस्टिस मुसर्रत अली ने एक बात की थी कि हमने निशान वापस लिया था, पार्टी को खत्म नहीं किया था।
लेकिन आपने भी देखा, हमने भी देखा कि 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक माहौल बहरहाल बनाया गया था कि जो पीटीआई नहीं है, तो जब पीटीआई नहीं है तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ या किसी और पार्टी की तरफ देखना शुरू कर दिया, और इसके बाद इतना बड़ा बहरान पैदा हुआ कि इस वक्त तक जो पार्लियामान मुकम्मल नहीं है, सेनेट में जो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा आना था वो नहीं आए, तो ये सूरत हाल जो है वो इस मामले में अभी बनी हुई है। तो इब्तदाई तौर पर अगर देखा जाए तो मखसूस नशिस्तों के केस में जो फैसला था 13 जनवरी का, जो एक निशान वापस लिया गया था, वो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हर्डल है जिसकी वजह से पूरा सिनेरियो ही बदल रहा है, और अवाम ने जिसको पब्लिक ने नुमाइंदगी दी थी अपने जो वो पार्लियामेंट में, उनको जो वो उनके नुमाइंदे के तौर पर, वो शायद नुमाइंदगी हमें उसकी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रही। जो सर्कमस्टांसिस थे, जो हालात थे 8 फरवरी से पहले या आज के, बेंच बज़ाहिर अभी लग रहा है कि देख भी नहीं रहा। अच्छा, एक चीज जरा आप जरूर क्लियर करें, इससे पहले भी जब ये बेंच अभी तश्कील पाया था और उसमें 2 जजेस थे जिन्होंने फैसला दिया था, तो ये जो बहस चल रही है कि नजरसानी जब होती है तो फिर वो वही वाला बेंच ही होता है या वो बेंच तब्दील भी हो जाता है, क्योंकि ये बहस है आज भी चल रही है और पहले भी चल रही थी। नहीं, ये तो बड़ी सुप्रीम कोर्ट में तयशुदा एक उसूल या एक रवायत रही है कि वहां पे जो मकसूद जो भी बेंच को फैसला करता है तो रिव्यू वही करते हैं, वो जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हों। तो इस सब इतने बड़े अहम और हाई प्रोफाइल केस में जिसका बड़ा इम्पैक्ट आना है फ्यूचर में, अगर फर्ज करें इसमें गवर्नमेंट को ये मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, वो आईनी तरमीम ला सकते हैं, मल्टीपल इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बेहतर होता कि वो जज बैठा लिए जाते या उनको आईनी बेंच का हिस्सा बनाया जाता, वो इस बेंच में शामिल होते, ताकि जो सवालात, जो इतराजात, ऑब्जेक्शन आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो उन ऑब्जेक्शन पर मेरे ख्याल में वो बेहतर अपने बात कर सकते थे। चाहे जाए कि वो जजेस आए जिन्होंने केस सुना ही नहीं है, तो इसमें मोस्टली जजेस वही शामिल हैं जिन्होंने केस सुना नहीं है। तो ये एक मेरे ख्याल में एक लकूना इस सारे इसमें नजर आ रहा है इस बेंच में। लेकिन सर पीटीआई के वकला की जानिब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है इस बेंच को लेकर? नहीं, वो फैसल सिद्दीकी जो एडवोकेट है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उनकी जानिब से कल आर्गूमेंट्स का आगाज होगा, तो कल से फिर उनके ऑब्जेक्शन या जो भी है वो सामने आएंगे। पहले उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच पे इजराज किया था जिसको मुस्तरद कर दिया गया था, और उसके बाद ये बराह रास्त कार्रवाई और ये सारा फैसल सिद्दीकी से मुझे याद है वो सीनियरिटी लिस्ट की तब्दीली वो भी चल रहा है, वो उस केस की क्या सूरत हाल है? वो केस भी कल जो है वो लगा हुआ है, उसमें अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने दे रहे हैं, अपने आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, उसमें भी जल्दी फैसला आने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि वो भी रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है और उसका भी बड़ा गहरा इम्पैक्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा ये इसमें तय होना है। सही है, तो ये अब तो वही सवाल आ रहे हैं ना सामने कि पीटीआई दरखास्त गुजार नहीं थी और जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है, उनके चेयरमैन भी आजाद SCS से इलेक्शन लड़े, ये सवाल तो उस वक्त भी आ गए थे। सिंपल सी बात है कि ये जो जिस तरह के हालात थे, उन हालात में जो सिचुएशन थी, उन सिचुएशन को अगर आप देखें, इस सिचुएशन में तो फिर जिस तरह की नशिस्तें, जिस तरह मतलब जिस तरह की सूरत हाल थी, खासतौर पर 13 जनवरी के फैसले के बाद, तो उसके बाद सर्कमस्टांसिस को अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं देखेगी तो सुप्रीम कोर्ट फिर जाहिर सी बात है वो आज़ाद है, जो मर्जी है वो फैसला करें, लेकिन यह है कि उनको सर्कमस्टांसिस को देखे बगैर ये फैसला नहीं कर सकते। आज तो मुझे जो है जज सारी प्रोसीडिंग देख लग रहा था कि हर चीज बड़ी आइन और कानून के मुताबिक ही है। सही है साकिब साहब, बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपका। नाज़रीन, आप सर साहब आज केपी में पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया है, आप जानते हैं कि वहाँ पर एक करप्शन का माहौल बना हुआ है, तो करप्शन के खिलाफ उन्होंने एहतजाज किया है और वहाँ पर जो कैंप लगाया गया था इमरान खान की रिहाई के लिए उसको भी आग लगा दी गई है। अच्छा, वो बाद में हुआ है। पीपल्स पार्टी ने जो है ना वो इस मुबैना करप्शन के खिलाफ वहाँ स्कैंडल आ रहे हैं, बड़ा तारीखी स्कैंडल आया हुआ है, 40 अरब से ज़ायद रुपए का स्कैंडल है और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार उन्होंने किए हैं और कुछ से जो है ना करोड़ों रुपए बरामद भी किए हैं। वो ठेकेदारों से इतने रकम बरामद हो गई है। तो उसमें खुद जो मौजूदा वज़ीर आला हैं वो भी इस बात पे राजी हैं कि इसमें मैं ताउन करूंगा और जो कुछ भी है ये उनसे पहले की हुकूमत है, लेकिन वो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी
और पीटीआई की हुकूमत चली आ रही 11-12 साल से, और बीच में एक थोड़ा सा एक अहद है जो बुरी हुकूमत का था। तो ये उनके दौर में ही है, महमूद खान के दौर में खास तौर पे ये ज्यादा इसमें ये करप्शन हुई, तो बड़ी करप्शन थी। अब इसके खिलाफ पहली दफा ऐसा हो रहा है कि एक बड़ी पार्टी ने पीटीआई के खिलाफ पेशावर में छोटे छोटे मुजाहरे और छोटी छोटी रैलियां और मुलाजमीन की और दीगर मुतासरीन की वो होती रहती हैं। ये पहली दफा हुआ है कि पीटीआई के खिलाफ भी जो है ना केपी में कोई एहतजाज सामने आया, वरना पीटीआई खुद अपने खिलाफ और वफाक के खिलाफ जो है ना वो एहतजाज पे एहतजाज कर रही थी। अब जब देखें ना एक एहतजाज सामने आया, तो अब वो बिलावल भुट्टो ने मजम्मत करते हुए ये ठीक कहा है कि ये एक करप्ट और नाअहल हुकूमत है। एक तो इसका हम ताकुब करेंगे और दूसरा हमें गोलियों से या लाठियों से ये डरा नहीं सकते। खैर पीपल्स पार्टी ये तो कर सकती है। तीसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि ये इस हुकूमत का आप अंदाजा लगा लें कि जो कहती है एहतजाज हमारा हक है, तोड़ फोड़ हमारा हक है, मुबैना तौर पे गोलियां चलाना हमारा हक है, तो आप ये देखें कि एक पार्टी एक जमहूरी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए एक पुरअमन एहतजाज कर रही है। वो कहते हैं पुलिस वाले कि जी रेड जोन को क्रॉस किया था। रेड जोन आपके लिए रेड जोन है और बाकियों के लिए क्या ब्लैक जोन है? जो वफाक का रेड जोन जिसमें आप आने को अपना हक समझते हैं, तो भाई आप तो मजीद एहतियात करें। आपके लिए, चूंकि आप तो बिल्कुल आग के ऊपर बैठे हुए हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपने किया क्या है, आप डिमांड क्या करते हैं, तो आप अपने खिलाफ क्यों नहीं होने दे रहे? अब ये मुंतशिर हो गए, जब उन पे लाठीचार्ज वगैरह हुआ तो जनाब मुंतशिर होने के बाद दोबारा इकट्ठा होना शुरू हुए। जाहिर आंसू गैस वगैरह से एक बेहाल हो जाते हैं मुजाहिरीन, तो वो दोबारा जरा बहाल हुए, वापस आए तो वो जनाब पीटीआई का जो वो लगा हुआ था एहतजाजी कैंप, भाई वो कैंप जायज है, ये एहतजाज जो है ये नाजायज है। तो वो वहां कहीं इनका टाकरा हो गया। टाकरे में इनकी, चूंकि वो उनको तो वो एक आंख नहीं पाते, ना वो उनको ना उनको, तो वो उनका आपस में झगड़ा हो गया और वो फिर वहां पे ये बाद अज़ां ये जो कैंप वगैरह की तोड़ फोड़ है, ये फिर उस झगड़े के नतीजे में हुई, और वो भी इसलिए हुई कि हमें आप एहतजाज नहीं करने दे रहे। वफाक पे आप कहते हैं हमें रेड जोन भी क्रॉस करने दें, हमें सुप्रीम कोर्ट की दीवारें भी फलांगने दें, हमें जहाँ पीटीवी भी घुसने दें। वो ये जाहिर लोगों को तो पता है, खासतौर पे जो कारकुन है ना, मोटिवेटेड कारकुन है, पीपल्स पार्टी का कारकुन मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, तो वो इन चीजों को समझता है, तो वो इससे जरा गम गुस्सा बढ़ गया। तो वो जनाब उस फिर वो तोड़ फोड़ में जो उनका कैंप था वो भी थोड़ा बर्बाद हो गया, लेकिन वो तो ठीक हो जाएगा, लग जाएगा, उसका इख्तियार है, उसका राइट है। और जनाब दूसरी कोई जमात जो सही बात कर रही है, आप मानते भी हैं कि करप्शन हुई है, वो कौन सा कह रहे हैं कि ये करप्शन जनाब वजीर आला ने की है? वो तो कह रहे हैं ये करप्शन है, इसकी तहकीकात करें, और नाअहली है, फलां फलां बेताशा मसाइल हैं, जिनमें से एक ही ये सामने आ रही चीज। अभी उनका वो मिनरल एंड माइंस बिल अपनी जगह पे एक वो उसमें अलग कहानियां जो है ना वो बीच में फंसी हुई हैं और वो रुका हुआ है। तो ये सारी चीजों में आप तो बिल्कुल आप जो है ना एक वो पुल सिरात पे चल रहे हैं, क्योंकि आप का अमल ये बताता है कि आप यहाँ तो जो कर रहे हैं वो आप वहां भी नहीं कर सकते। फिर अगर आप यहाँ नहीं एहतजाज करने देते तो आप फिर ये अपना तजाद कैसे छुपाएंगे? अगर आप अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एहतजाज किया जाए तो फिर आप कैसे करेंगे? फिर आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपने भी गलत किया है। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात है कि वहां केपी के अंदर भी बाकी जमातें भी जो ना उनको भी थोड़ा सा सांस मिला है, वो भी एहतजाज पे आए। एहतजाज तो कोई ऐसी बात नहीं, वो पीटीआई भी करे, वो पीपल्स पार्टी करे, वो नून लीग भी करे, चाहे जहां पे, लेकिन ये वाला अमल जो है ना ये पीटीआई के गले पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते और दूसरों को भी आप रोक रहे हैं। साहिब साहब यही बात अगर हम आगे लेकर चलें कि क्या ऐसी वजह है या क्या ऐसी रुकावट है जो खान को रिहाई की तरफ नहीं लेकर आ रही है? एक ग्रुप उनका ऐसा है जो बातचीत करना चाहता है, एक ग्रुप ऐसा है जो एहतजाज करना चाहता है, एहतजाज की कॉल भी देते हैं और फिर खुद ही नहीं निकलते हैं। तो क्या रुकावट आप समझते हैं कि इस वक्त पेश आ रही है? बस वो चूंकि एक ज़ाहिर बड़ा मामला है, एक तो इमरान खान की रिहाई वाला, और दूसरा पीटीआई चूंकि मुंतशिर सी है और वो किसी क़यादत के बगैर है बज़ाहिर, चूंकि वहाँ एक ही नाम है क्या कायद का और वो जेल में है,
तो बाकी जो क़यादत है वो उनको खुद वो डमी करार देते हैं। वो खुद इमरान खान कहते हैं कि ये कोई कुछ नहीं होते, मैं ही हतमी तौर पे जो बात करूंगा, मुज़ाकरात करने हैं, मैं बताऊंगा किसी से मिलना है, मैं बताऊंगा किससे करने हैं, मैं इनको, वो उन्होंने बता दिया कि किससे करने हैं। वो भी तो देखे ना, कमाल आदमी है। वो कहते हैं ये जिनके पास ताकत है मैं उनसे बात करूंगा, ये इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, ये तो डमी सी हुकूमत है। उधर ही आप कहते हैं कि बात करनी है और वहीं पर आप उनको तनकीद का भी निशाना बनाते हैं, फिर आप कहते हैं कि बात भी करेंगे तो वहीं पर ही करेंगे, फिर आपने अपने सोशल मीडिया को भी कंट्रोल में रखना है, सोशल मीडिया से भी आपने जान नहीं छुड़ानी है, फिर बातचीत कैसे होगी, मुज़ाकरात कैसे होंगे? इसीलिए कंफ्यूज हैं कि जब थोड़ी सी वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम जो है ना बात करेंगे जी एस्टेब्लिशमेंट से, ये खान साहब ने क्लियर कह दिया, बार बार कह दिया, इतना कह दिया कि वो मेरा ख्याल है कि अब वो बज़ाहिर ये लगता है, इसको तनकीद चाहे समझ लें, अब बात करना भी तो तनकीद करना भी बड़ा वो लगता है कि यार ये ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। सच ये है कि इमरान खान अब ये चाहते हैं कि मुझे जो है ना कबूल कर लें, अच्छा मेरे साथ बात करें, मैं आपसे बात करने को तैयार हूं। वो ये मैसेज मैं आपको बताऊं 20 दफा दे चुके हैं, रिकॉर्ड पर है, ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि मेरे साथ बात कर लें, मेरे साथ कर लें बात। वो आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा। उनकी ये बात जो है, इसको फिर वो आती है, फिर ये जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, ये फिर इनके हाथ वो खुद देते हैं। अब इसको वो बैलेंस करते हैं कि ये बात गलत है और ये तो सियासत की रूह के भी खिलाफ है, जमहूरियत की रूह के भी खिलाफ है कि भाई आप जमहूरी लोगों से बात नहीं कर रहे, आप हुकूमती लोगों से बात नहीं कर रहे, आप ये क्या कर, उसको जब वो बैलेंस करते हैं, बैलेंस करते करते फिर वहां पर दो ग्रुप्स बन जाते हैं। एक वही है जो यही चाहता है कि बात हो और हुकूमती ज़ोमा से भी बात हो, और दूसरा वो ग्रुप है जिसको अपनी व्यूवरशिप चाहिए, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ानी है, मीडिया पे आना है, डिस्कस होना है। उनमें अलीमा खान भी उनमें शामिल हो गई हैं, या उन्होंने जगह ले ली है बुशरा बीबी की, जो भी खला था उसको पूरा कर रहे हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये जो दो ग्रुप्स हैं, ये दो ग्रुप्स अलग अलग हैं और ये मुंतशिर हैं, और इन ग्रुप्स के साथ यूट्यूबर्स और जनाब ये कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं, ये भी अलग अलग दो ग्रुप्स हैं। ये अब जो तजाद है ना जी, ये ना पीटीआई से कंट्रोल हो रहा है, ना पीटीआई शायद ये चाहती भी नहीं है। ये बात करके फिर खान साहब अगली बात ये करते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या है, वो एक फिलर छोड़ते हैं, वो उसका फीडबैक चेक करते हैं। वो फीडबैक जब उनको लगता है कि मेरा तो ये बयानिया नहीं बना, या ये मैं जो बात की है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुझे जवाब नहीं आया, तो ये तो मुझे खा जाएगा, तो फिर जो है ना फिर वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात शुरू हो जाती है। ये है मखमसा पीटीआई का। इस मखमसे से बाहर निकलना पड़ेगा, तो फिर ही खान साहब की रिहाई की कोई प्रेडिक्शन की जा सकती है। फिलहाल इसी कंफ्यूजन का शिकार है। वो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल हमीद लोन साहब, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के रहनुमा हैं। हमीद साहब, आपको प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहेंगे, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सर, भारत का इस वक्त मसला क्या है? एक मसला तो हम अज़लों से देख रहे हैं कि मसला कश्मीर जो चल रहा है, लेकिन अब उसकी जारियत मजीद बढ़ती चली जा रही है, क्या वजह है इसकी? देखें, मसले कश्मीर ये पिछले 7 दहाइयों से हल तलब कजिया है, और हिंदुस्तान ने हमेशा से ही धोखाधड़ी और झूठ पे मबनी बयानिए को दुनिया के सामने लाया। अगरचे मसले कश्मीर एक बैन-अक़वामी सतह पे तस्लीम शुदा कजिया है और 1948 की करारदादें इस चीज की गवाह हैं। तमाम हिंदुस्तान ने इस मसले को हमेशा तूल दिया, कभी भी मुस्बत अप्रोच नहीं अपनाया। अगरचा ये अवामी ख्वाहिशात का जो है ना वो सिलसिला है, जहां सियासी तौर पे हम इसका हल चाहते हैं, हक खुदरादित का मामला है। हिंदुस्तान ने 1948 में हमारे साथ वादा किया कि आपको पेल्बिसाइड का हक देंगे, उसके बाद वो वादे से मुकर गया, मजीद कब्जे को दवाम बख्शा और कठपुतलियों को लाया। आज जहां एक मतलब फिर ये चूंकि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें और दुनिया भर में जो इस जंग के बाद आवाजें उठी, तो वही हिंदुस्तान का वो बयानिया मुकम्मल तौर पे पिट गया है और वो चकनाचूर हो गया है। ये कभी भी हिंदुस्तान का इंटरनल मामला नहीं था, न ये बायलैटरल इशू था। इसकी जो प्राइमरी पार्टी है वो कश्मीरी है। ताहम हमें आरएसएस ने, हिंदुत्वा जहनियत ने बंदूक के नोक पे यरगमाल बना रखा है, हमें वहां गोली के जोर पे दबाया जा रहा है,
और जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, जहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, हमारे मजहबी हुकूक तक सलब है, तो वही हिंदुस्तान की फोर्सेस को लामहदूद इख्तियारत हासिल हैं। वो कत्ल भी कर सकते हैं, वो वहां रेप भी करते हैं, वहां तशद्दुद भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। किसी जगह वो एहतसाब के लिए या किसी जगह वो सजा के लिए मुस्तहक नहीं ठहराई जाती है, क्योंकि उन्हें इस्तिस्ना है ब्लैक लॉज के अंदर। तो वहीं जब मसले कश्मीर इंटरनेशनलाइज हुआ एक मरतबा फिर, तो हिंदुस्तान भूखलाहट का शिकार है। हिंदुस्तान कश्मीरियों को बंदूक के नोक पे दबा रहा है। वहां जो मास रेप्स हो रहे हैं, मास किलिंग्स हो रहे हैं वहां पर, और जहां फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब बैनुल अक़वामी बिरादरी को चाहिए कि हिंदुस्तान पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए, हिंदुस्तान को इंसानी हुकूक की पामालियों से रोके, और मसले कश्मीर के हवाले से हिंदुस्तान अब पॉजिटिव अप्रोच अपनाए। अब उसका जो बयानिया है उसको दुनिया ने रद्द किया है, तो लिहाजा बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को चाहिए, खासकर OIC जो हमारी एक UN के बाद दूसरा एक बड़ा फोरम था, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी इस वक्त कर्ब में है, जहां हिंदुत्व लोगों के निशाने पे हैं, वो उनके मजहबी हुकूक सलब है, उन्हें दबाया जा रहा है। तो वहीं कश्मीर के अंदर भी हिंदुत्व एजेंडे के तहत रियासत का तशक्कुस जो है, मुस्लिम तशक्कुस, उसको खत्म करना चाहता है हिंदुस्तान। तो वहीं इस कजिए को हल करने का वक्त आ गया है। अब खुदा न खास्ता अगर ये जंग मजीद आगे बढ़ती तो ये न्यूक्लियर जंग होती, जिससे पूरी बरसगीर जनूबी एशिया के साथ दुनिया मुतासिर होती। तो लिहाजा बैनुल अक़वामी बिरादरी को चाहिए कि इसकी हिसासियत को समझे, लोगों की ख्वाहिशात को समझे, और हक खुद इरादत जो हमारा बुनियादी हक है वो हमें दिलाए। अच्छा, तो हिंदुस्तान इन चिरदस्तियों से, जुल्म जबर की कहानियों से हमें दबा नहीं सकता। जी लोन साहब, सवाल ये है, आप ठीक कह रहे हैं कि करारदाद के मुताबिक हक खुद इरादियत का हक जो है ना वो मौजूद है, और पहली पार्टी कश्मीरी हैं, और ये बायलैटरल इशू है, बिल्कुल इसी तरह ही है। लेकिन उसने तो 370 की तनसीख करके आप ये देखें कि वो तो काबिज हो गया, ये तो अब उससे आगे की बात चली गई है, और हम अभी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रहे हैं। फिर कैसे हल होगा ये मसला? देखें, 5 अगस्त 2019 को जो भारतीय इक़दाम था वो गैर कानूनी इक़दाम है। यूनाइटेड नेशंस की करारदाद 91 और 5 हिंदुस्तान को या किसी को भी कोई इजाजत नहीं देता किसी भी गैर कानूनी इक़दाम की। अब चूंकि जिसके हाथ में लाठी उसकी बहस, हिंदुस्तान ने बंदूक के नोक पर यह किया। 5 अगस्त के बाद मसले कश्मीर मजीद उजागर हुआ, इसमें यूनाइटेड नेशंस का मजीद रोल बढ़ गया था। इसमें पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व था कि वो अब इसको डिप्लोमेटिक फ्रंट पे शदमत से उठाए, और कश्मीरियों, जहां कश्मीर के अंदर पिछले 77 साल से जेनोसाइड हो रहा है, जुल्म सितम हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि नॉर्मल सी है। तो इससे मजीद जो है ना कश्मीर का मसला हाईलाइट हुआ था। हिंदुस्तान के इस इकदाम से न उसका ये यूनियन टेरिटरी बन सका और न बन सकता था, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं वो कतई किसी को इजाजत नहीं देती कि वो कोई भी इकदाम करे, कश्मीर पे सौदाबाजी करे, कश्मीर के हवाले से कोई फैसला करे, ये किसी को भी हक नहीं है। ये बायलैटरल नहीं है, बल्कि ये जो है ना सफेरे की मसला बनता है। इसमें या तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें लागू हो, अगर वो नहीं हो सकते तो लोगों से पूछा जाए और उनकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखा जाए, तब जाके बरसगीर जनूबी एशिया में एक पायदार हल के साथ अमन कायम हो सकता है। तो लिहाजा इन चीजों से मसले कश्मीर की बैनुल अक़वामी अहमियत या जो हैसियत है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अच्छा लोन साहब, हमें आप ये नहीं हमें लगता कि ये जो गारंटर होते हैं, जिस तरह आप भी जारहियत वो कर रहा है, हमारा सिंध तास मुआहदे में वर्ल्ड बैंक गारंटर था, कोई बात नहीं कर रहा, कोई चक्कर नहीं है, कोई एक मजम्मत के अलावा कोई किसी ने कोई उस पर कोई अभी तक उसको कोई रोकना या उसको हदायत करना या कोई सख्ती से जिस तरीके से कोई डिप्लोमेटिक अंदाज होता है वो नहीं इख्तियार किया जिससे वो हटे और ये जारहियत ना करे। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा का भी यही हाल है। हम इन गारंटर्स, इन इदारों को देखते रहेंगे जिन्होंने गजा में जो है ना इसराइल को एक सेकंड के लिए जो है ना वो रोक नहीं पाए और समझा नहीं पाए या कोई कदम नहीं उठा सके। तो इसके अलावा क्या हल है? हमने इस मसले को हल तो करना है। देखें, बदकिस्मती से दुनिया ने मुफादात को देखा, दुनिया इखलाकियात भूल गई है। गजा था या कश्मीर था या किसी भी जगह राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मामला था, दुनिया ने अपने मुफादात को देखा। तो वहीं कश्मीर और फलस्तीन दो ऐसे कजिए हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऊपर मौजूद है। तब मैं समझता हूँ कि ये यूनाइटेड नेशंस की वाकई जो है ना वो गफलत है, उसकी जो है ना वो कोताहियां है
कि जहां दारपर भी हल हुआ, ईस्ट तैमूर हल हुआ, अलजायर हल हुआ, कोसोवो हल हुआ, लेकिन कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से गफलत का मुजाहरा किया गया। सही है। तो वही जो बैनुल-अक़वामी कवानीन है, जो बैनुल-अक़वामी करारदादे हैं, उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। इन मफादात के बावजूद ताहम मैं समझता हूँ कि अब दुनिया हिंदुस्तान को रियायत नहीं दे सकती है। अब मसले कश्मीर मजीद जो है ना वो हाईलाइट हुआ है और इसकी हिसासियत को अब दुनिया समझती है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मसले कश्मीर हल होना चाहिए, तो ये मामला इंटरनेशनलाइज हुआ। तो वही पानी जो है उन पे भी बैनुल-अक़वामी माहिदात हैं, वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व हुआ है, दुनिया उसमें इन्वॉल्व हुआ है। उसकी वायलेशन हिंदुस्तान अगर करे तो जाहिर है फिर जंग की तरफ ही जाना होगा, फिर तबाही होगी। तो इस वजह से कि अब जहां दुनिया में मसले कश्मीर के हल के हवाले से बात की जा रही है, ये खुश आइंद है। पानी का मसला भी हल होगा और 370 की भी कोई अहमियत नहीं है, सियाचिन भी हल होगा इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो बरसगीर जुनूबी एशिया में अमन को कायम कर सकता है। और जहां अभी चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हुआ है, जहां अगर आप अब्दुल हमीद लोन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अब्दुल निसार साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इनफैक्ट के साथ जुड़े रहे। हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।